Radhe Radhe and welcome to our new presentation which is on the topic part 3 of the probability. इस पार्ट में हम करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है. सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नाम से क्लियर हो रहा है जैसे, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें कोई ना कोई कंडीशन दी गई मिलेगी. अभी तक जितने भी हम प्रोबेबिलिटीज़ निकालते आए हैं उसमें हमें सिर्फ एक केस गिवन होता था कि अगर आपको डाइस पे 4 चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कॉइन पे हमें हेड चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको क्या मिलेगा कि एक कंडीशन आपको दे दी जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग पूछेगा कि इस चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितनी है. सो एज डिस्कस्ड अर्लियर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए represents the likelihood that the random experiment will result in an outcome in the set A relative to the sample space S of the random experiment. However, quite often, while evaluating some event probability, we already have some information stemming from the experiment. For example, if we have prior information that the outcome of the random experiment must be in the set B of S, then this information must be used to reappraise the likelihood that the outcome will also be in A. This reappraised probability is denoted by probability of A given B and is read as the conditional probability of the event A, given that the event B has already happened. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम सिंपल प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल जिस इवेंट के हमें प्रोबेबिलिटी पूछ रखे होते हैं हम उसके फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस लेते हैं. वही इसने बताया कि सेट ए में जितने रिलेटिव हैं अपॉन में सैम्पल स्पेस मतलब टोटल एग्जॉस्टिव केसेस हो गया. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम प्रोबेबिलिटी को इवेल्युएट करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन मिल जाती है, जैसे कंडीशन दी हुई मिल जाती है, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन पहले से मिल जाए. कि अगर मैं कहूँ कि हमने 2 डाइस को थ्रो किया, 2 डाइस को थ्रो करने के बाद सेकंड डाइस पे 1 आया है, तो बताओ फर्स्ट डाइस पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. अब यहाँ पे हमें क्या हो गया कि सेकंड केस का हमें पहले से आउटकम पता चल गया कि 1 आया है और हमें ये बताना है कि फर्स्ट पे 6 आया तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो हम उसके अकॉर्डिंग केसेस लेते हैं क्योंकि कंडीशन दे दी गई यहाँ पे. तो हम बाकी के जो हमने 36 केसेस होंगे उसके, तो बाकियों के अलावा हम सिर्फ उसको कंसिडर करेंगे जिसपे सेकंड पे 1 आया है और फर्स्ट पे हमें 6 चाहिए, तो वहाँ पे हम उसके फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस ले लेंगे. तो इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशन जब दे दी जाए हमें किसी चीज़ की और ए गिवन बी, मतलब बी हो चुका है तब ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. मतलब बी इवेंट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 1 डाइस पे आ चुका है और फर्स्ट हमारे पास क्या है कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी. 1 डाइस पे पहले से आ चुका है और उस पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. तो ए गिवन बी को उससे डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं ए गिवन दैट द इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी हैपन. बी हो चुका है, फिर ए आने की प्रोबेबिलिटी बताओ. तो ये होता है हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अब हम थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलते हैं. लेट अस कंसिडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स. हमने एक कार्ड ड्रॉ किया, 52 कार्ड्स होंगे एक पैक में, तो उसमें से हमने एक कार्ड ड्रॉ किया. अब हमें सिंपल प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है कि द इवेंट ए द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट ए व्हेन द कार्ड ड्रॉ इज अ किंग. तो किंग के लिए किंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. अब किंग कितने होंगे उस पैक में, किंग कितने होंगे, हमारे पास 4 किंग्स होंगे, एक डायमंड का, हार्ट का, स्पेड का और क्लब्स का. तो ये किंग होंगे हमारे पास 4. अब उनमें 4 में से कुछ भी आ सकता है. अब यहाँ पे ये कंडीशनल का एग्जांपल नहीं है, यहाँ पे ये सिंपल प्रोबेबिलिटी निकल रही है क्योंकि हमें यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी, यहाँ पे सिर्फ हमें किंग की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है. तो किंग के फेवरेबल केसेस हो गए 4 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए 52, तो 1/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई. लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा ट्विस्ट दे दें, इसमें कुछ कंडीशन गिवन डाल दें, तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन जाएगी. कैसे? अब नाउ सपोज दैट द कार्ड इज ड्रॉन एंड वी आर इन्फॉर्म्ड दैट द ड्रॉन कार्ड इज रेड. अब कार्ड हमने ड्रॉ कर लिया लेकिन हमें ये इन्फॉर्म कर दिया कि जो ड्रॉ किया है हमने कार्ड वो रेड है. तो अब हमें कंडीशन दे दी गई कि रेड कार्ड ड्रॉ हुआ है, तो रेड हमारे पास आ गई कंडीशन. सो हाउ डज दिस इन्फॉर्मेशन अफेक्ट द लाइक्लीहुड ऑफ इवेंट ए. मतलब अब ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. ठीक है. सो ऑब्वियसली इफ द इवेंट बी
ए इवेंट हमने लिया, द कार्ड ड्रॉन इज सॉरी बी इवेंट हमने ले लिया, द कार्ड ड्रॉन इज रेड, ठीक है, हैज़ हैपन्ड। अब ये हो चुका है हमारे पास, रेड कार्ड आ चुका है, तो इसका मतलब ब्लैक कार्ड तो पॉसिबल नहीं है, तो ब्लैक की पॉसिबिलिटीज सारी खत्म हो गई। 26 ब्लैक कार्ड्स हैं तो वो सारे पॉसिबिलिटीज कैंसिल हो गई। हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मस्ट बी कंप्यूटेड रिलेटिव टू द न्यू सैम्पल स्पेस बी। अब इसको न्यू सैम्पल स्पेस बी के अकॉर्डिंग हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा, विच कंसिस्ट ऑफ 26 सैम्पल पॉइंट्स, रेड कार्ड्स ओनली। मतलब 26 कार्ड्स होंगे, उसमें भी सारे क्या होंगे, रेड के रेड होंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हो गए, 26। बी मतलब रेड कार्ड में कितने एलिमेंट्स होंगे, 26 एलिमेंट्स हो गए, 26 केसेस हो गए। अमंग दीज 26 कार्ड्स, 26 रेड कार्ड्स, देर आर 2 किंग्स। अब रेड में भी 2 किंग्स हो सकते हैं, विच आर रेड। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो साइन आपको दिख रहा है ये किसका है, इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन क्या होता है हमारे पास, जब दो इवेंट्स, जब ए और बी दोनों इकट्ठे हैपन हो, मतलब ए तो हो ही रहा है, साथ साथ बी भी हैपन हो जाए, मतलब ए और बी क्या हो गया हमारे पास, ए क्या होगा हमारे पास कि किंग आने का, और बी क्या हो गया हमारे पास, रेड भी हो। मतलब इंटरसेक्शन में क्या इवेंट्स आएंगे कि ऐसे कार्ड्स जो रेड तो हैं साथ में किंग भी हैं, तो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स जो है हमें वो शो करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी दोनों इकट्ठे हैपन हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। अगर दोनों केसेस हैपन हो रहे हैं हमारे पास, तो उसमें कितने केसेस होंगे, 2, क्योंकि दो रेड कार्ड्स जो कि किंग भी हो सकते हैं, ऐसे 2 कार्ड्स हैं, ठीक है। सो हेंस probability is given by probability of a given b is equal to number of elements in a intersection b अपॉन में number of elements in b। तो a intersection में कितने एलिमेंट्स आए, 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने थे, 26, तो 2/26 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 1/13 इसको कैंसिल आउट करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और सिंपल प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस हो सकता है। सिंपल प्रोबेबिलिटी में हमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, किंग आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, जैसे यहाँ पे दिया। लेकिन कंडीशनल में आपको साथ साथ एक कंडीशन गिवन होगी कि अगर ऐसा हुआ तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा, ठीक है। तो ये था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, कंसीडर द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 3 फेयर कॉइन्स। अब हमने 3 कॉइन्स को टॉस किया है। अब उन 3 कॉइन्स को टॉस किया तो हमारे पास क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, या तो पहले पे हेड आया हो, दूसरे पे हेड आया हो, तीसरे पे भी हेड आया हो। 3 बार टॉस किया तो तीनों बार ही हेड आ गया, या फिर पहले 2 पे हेड आके तीसरे पे टेल आ गया, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड आ गया, ठीक है। फिर फर्स्ट HTT आ गया, THH हो गया, THT हो गया, TTH हो गया, और तीनों पे या तो टेल आएगा, ठीक है। तो ये केसेस आपके पास हो सकते हैं, ठीक है, ये केसेस आपके पास हो सकते हैं। तो ये केसेस आपके पास आए हैं हमारे पास, HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH और TTT। ये 8 केसेस आ गए आपके पास। अब नाउ सपोज दैट द एक्सपेरिमेंट is performed by another person and nothing is known about its outcome. However, we have the information that he obtained at least 2 heads. अब किसी और पर्सन ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसको हमने एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि एटलीस्ट 2 हेड्स हैं आपके पास। 3 बार टॉस किया, 3 में से एटलीस्ट 2 बार हेड आया है, उसको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दें अगर हम। सो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड हाउ दिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन अफेक्ट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्री आउटकम्स। मतलब प्रोबेबिलिटी कैसे इफेक्ट करेगी इसको, तो कैसे करेगी, दिस मीन्स दैट इफ द इवेंट ए इवेंट हमने ले लिया, एटलीस्ट 2 हेड्स आर ऑब्टेन्ड, हैज़ हैपन्ड, ये चीज़ हो चुकी है, ठीक है। देन द आउटकम्स HTT, THT, TTH एंड TTT कुड नॉट हैपन, क्योंकि अगर आपके पास 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड्स आपने ऑब्टेन करे हैं, तो इसका मतलब टेल वाले केसेस तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, एटलीस्ट 2 का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है कि आपके पास 2 तो है, 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 है। 2 से स्टार्ट होके मैक्सिमम की तरफ चलते हैं हम, 2 से स्टार्ट होके 3 बार कॉइन वो टॉस किया तो 2 और 3 केसेस आएंगे उसमें, तो 1 वाला केस तो उसमें ख़त्म ही हो जाएगा, 1 और 0 वाला,
ठीक है। तो उसमें यही ये कह रहा है कि HTT, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 2 हेड्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही हेड है, ठीक है। तो ये वाला केस कैंसिल हो गया। HTHT में भी एक ही हेड है, तो ये वाला केस कैंसिल हो गया। TTH में भी एक ही हेड है, ये वाला केस भी कैंसिल हो गया। और TTT में तो हेड है ही नहीं, तो ये वाला केस तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। तो ये वाले केसेस हमारे पास नहीं आ सकते, है ना। तो रिमेनिंग 4 जो बचते हैं कौन कौन से, HHH, HHT, HTH और THH। तो ये वाले केसेस हमारे पास पॉसिबल केसेस हैं एंड वी असाइन द प्रोबेबिलिटी 1/4 टू ईच ऑफ दैम। अब इनके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, क्योंकि 4 टोटल आउटकम्स हो गए और सबके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। So from the above illustration, we observe that some additional information may change the probability of happening of an event. तो यहाँ पे हमने क्या किया, additional information किसी ने हमें दी तो उसने उसकी probability को change कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, कि अगर आपको कोई कंडीशन पहले से दे दी जाए तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। सो कुछ रिमार्क्स हैं इसके कि व्हेन वी नो दैट द पर्टिकुलर इवेंट बी हैज़ अकर्ड, बी कोई भी इवेंट है वो हैपन हो चुका है, वो अकर कर चुका है, सो वी कंसंट्रेट आवर अटेंशन ऑन बी ओनली एंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी will be the ratio of the probabilities of that part of A which is included in B. अब इसका मतलब क्या हुआ कि that part of A which is included in B, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा A का कुछ ऐसा पार्ट जो B में भी इंक्लूडेड हो। अब वो B में कब इंक्लूड होगा, जब वो A इंटरसेक्शन B का पार्ट होगा। तो A इंटरसेक्शन B का पार्ट मतलब A और B दोनों में ही इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। सो A इंटरसेक्शन B में कॉमन पार्ट आएगा, ठीक है, दोनों का कॉमन, ए में भी हो जो बी में भी हो, तो दोनों का कॉमन पार्ट। टू रेशियो किस किस का लेना है, ए इंटरसेक्शन बी का टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो पीछे की साइड है उसको बाय में रखना है आपको। अगर कोई कह देता है बी गिवन ए की प्रोबेबिलिटी बताओ, अगर कोई आपको कह देता है कि बी गिवन ए की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो बी गिवन ए का क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का। अगर आपके पास ए इवेंट पहले से अकर हो चुका है तो बी इंटरसेक्शन ए, और बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी इज द सेम थिंग, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी दोनों सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में ए हो जाएगा, जो लास्ट वाला पार्ट होगा वो अपॉन में आएगा आपके पास कंडीशनल में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि फॉर्मूला क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपके पास फॉर्मूला आ गया, इस तरीके से आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की, इवेंट की निकालनी है। और अगर यहाँ से आपको, अब जैसे यहाँ पे ए गिवन बी इज इक्वल टू क्या है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में बी, ये चीज़ है। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को निकालना चाहूँ, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ, तो ये बी जो है वो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो वहाँ से ये वाला फॉर्मूला भी डराइव हो सकता है कि बी इंटू में ए गिवन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला भी डराइव हो सकता है। तो आप ये वाला भी, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये चीज़ पूछ रखी है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये चीज़ पूछ रखी है कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। दोनों एक ही फॉर्मूला है, बस उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट रिमार्क्स हमारे पास है, इफ़ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। अब दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब एक का दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इफ द हैपनिंग ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द हैपनिंग ऑफ अदर, ठीक है। एक का दूसरे पे अगर कोई इफेक्ट नहीं है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अगर आपके पास टू इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, अब इंडिपेंडेंट इन द सेंस, जैसे मैं कह दूं कि डाइस पे इवन नंबर और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब डाइस पे इवन नंबर आएगा वो अपनी तरीके से आएगा, ऑड नंबर आएगा वो अपने तरीके से आएगा, है ना। तो उसमें इवन और ऑड के बीच में कोई डिपेंडेंस नहीं है कि इवन वाला ऑड पे डिपेंड नहीं करेगा, ऑड वाला इवन पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर दो केसेस इंडिपेंडेंट आ रहे हैं तो वहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, तो इवन और ऑड दोनों इकट्ठे आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दो केसेस अगर इस तरीके के हैं तो वहाँ पे आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
एंड उस केस में क्या होगा, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या बनेगा, ए गिवन बी अगर हम वहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, अब इंटरसेक्शन वाला पार्ट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हमारे पास। अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास आंसर में बचेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल आएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये केसेस हमारे पास शो होते हैं कि अगर आपके पास इस तरीके के फॉर्मूले आ जाएं तो आपको याद रखना है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलेस। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, इन एन एग्जामिनेशन 20% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 15% ऑफ द स्टूडेंट्स failed in physical science, and 10% of the students failed in both maths and physical science. A student is selected at random. If she failed in mathematics, what is the probability that she also failed in physical science? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या कहता है, हमें 3 केसेस दे रखे हैं, एक तो मैथ का, एक फिजिकल साइंस का, और एक ये कहता है कि मैथ और फिजिकल साइंस, 2 केसेस दे रखे हैं। अब यहाँ पे 20% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स, ठीक है, 15% फेल्ड इन फिजिकल साइंस एंड 10% फेल्ड इन बोथ मैथ्स एंड साइंस। तो बोथ में क्या हो जाएगा, ये जो कॉमन एरिया आपको दिख रहा है, ये कॉमन एरिया जो यहाँ से और यहाँ से कॉमन एरिया आपको दिख रहा है, ये मैथ और साइंस बोथ का होता है। ये होता है इंटरसेक्शन पार्ट हमारा, ए इंटरसेक्शन बी, किसी भी इवेंट के इंटरसेक्शन को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको कॉमन पार्ट सारा दिख रहा है, ये सारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये तो था ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। अच्छा, और यहाँ पे इस केस में मैथ और फिजिकल साइंस के बारे में बता रखा है। तो हम 2 इवेंट्स हमने कंसिडर किए। लेट द इवेंट ए बी द इवेंट दैट स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम फेल्ड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, ए इवेंट हमने ले लिया कि जो हमने स्टूडेंट सिलेक्ट किया है वो मैथ्स में फेल है। ठीक है, बी इवेंट हमने ले लिया कि अगर हमने एक इवेंट जो स्टूडेंट सिलेक्ट किया है वो फिजिकल साइंस में फेल है। ठीक है, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, क्योंकि 20% फेल हुए हैं तो 20/100 हो गया। मैथ्स में जितना हुआ है तो 20/100 ए की प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, अच्छा, फिजिकल साइंस की कितनी हो जाएगी, 15%, तो 15/100 फिजिकल साइंस की हो गई हमारे पास, और 10% बोथ मैथ्स एंड फिजिकल साइंस। तो ए इंटरसेक्शन बी का केस क्या हो जाएगा, 10%, मतलब 10/100। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। तो अब यहाँ पे क्या कहता है ये, यहाँ पे अब ये कहता है स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम इफ शी फेल्ड इन मैथमेटिक्स। अब ये कहता है कि अगर वो फेल हो चुकी है, अब ए इवेंट अकर कर चुका है, ए इवेंट हमने मैथमेटिक्स का लिया था ना, तो मैथ्स में अगर वो फेल हो चुकी है तो यहाँ पे आएगा मैथ्स में अगर वो फेल हो चुकी है। गिवन के बाद ध्यान रखना वो केस आएगा जो वहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे बी गिवन ए आएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ठीक कर लेना थोड़ा, बी गिवन ए। ठीक है, क्योंकि ए गिवन के बाद वो इवेंट आता है हमारे पास जो हमारे पास अक्कर कर चुका है। अब ऑलरेडी हैपन कौन सा है, मैथ्स में वो फेल हो चुकी है। ठीक है, तो ए बाद में आएगा और फिर हमें बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वहाँ पे फिजिकल साइंस की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, तो ये चीज़ हमने निकालनी है। तो क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालना है हमको। अब बी गिवन ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ध्यान रखना ये चीज़ आएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए अगर हमने निकालना है तो ये फॉर्मूला बनेगा उसका। तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए सेम ही होता है, वो हमें पता है, तो 10/100 तो आ ही जाएगा। ठीक है, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगी, ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब 20/100 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 20/100, तो 20/100 आएगा, तो यहाँ पे 0.02 हो जाएगा, सॉरी 0.2। ठीक है, तो 0.2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देखना, जो आंसर आएगा वो आपकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे कि बी गिवन ए आएगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, इन अ क्लिनिक 25% ऑफ द पेशेंट्स हैव शुगर, 18% ऑफ द पेशेंट्स हैव हाई बीपी एंड 10% ऑफ द पेशेंट्स हैव बोथ द डिजीज। ओके, 25% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको शुगर है, 18% को बीपी है और 10% जो है वो दोनों से सफ़र कर रहे हैं। अ पेशेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट सिलेक्टेड एट रैंडम हैज़ शुगर इफ इट इज नोन दैट ही हैज हाई बीपी। अगर यहाँ पे क्या कहता है, अब कंडीशन दे दी गई कि अगर उसको हाई बीपी है तो उसके शुगर होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे हाई बीपी को कंडीशन दे दी गई है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इवेंट हमने ले लिया शुगर का, बी इवेंट हमने ले लिया हाई बीपी का। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, जितने पेशेंट्स हैं हमारे पास 25%, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया 25/100। ठीक है, 25/100 हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी मतलब हाई बीपी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास 18%, तो 18/100 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्या हो जाएगा, बोथ द केसेस किस में है हमारे पास, बोथ द केसेस वाले केसेस कौन से हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे 10/100। अब हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, मतलब जिस पेशेंट को बीपी है उसी पेशेंट को शुगर होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमको। तो बी हमारे पास अकर कर चुका है, हमें बताना है कि ए होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कितना हो गया हमारे पास 10/100 अपॉन में 18/100, मतलब 0.1 अपॉन में 0.18। तो इसको सॉल्व आउट करोगे तो 5/9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास यूज़ होती है कि अगर हमें कोई कंडीशन दे दी जाए उसके बेसिस पे हमें दूसरा इवेंट पूछे कि इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वहाँ पे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 60% of the employees of the company are college graduates. Of these, 10% are in sales. Of the employees who did not graduate from college, 80% are in sale. What is the probability that an employee selected at random is in sales? ये चीज़ हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि 60% किसी कंपनी में 60% जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ग्रेजुएट्स हैं। अब ग्रेजुएट्स होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 60%। ठीक है, अब इन 60% में से 10% जो है वो सेल्स में है जो कि ग्रेजुएट हैं। ठीक है, तो सेल में है और ग्रेजुएट हैं, वो क्या हो गया हमारे पास 10%। अब ये कहता है ऑफ द एम्प्लॉयज़, जितने भी हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, एम्प्लॉयज़ जिन्होंने ग्रेजुएट नहीं की, ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु डिड नॉट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं करी, जो ग्रेजुएट नहीं है वो 80% है सेल में वो। ठीक है, तो हमें बताना है कि एक पर्सन एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया रैंडमली और वो सेल्स में होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें कि वो सेल में है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम अपने इवेंट्स क्लियर करेंगे कि क्या क्या हम इवेंट लेके चल रहे हैं। तो इवेंट हमने ले लिया, ए इवेंट हमने ले लिया कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि कॉलेज ग्रेजुएट हैं, एन एम्प्लॉय इज अ कॉलेज ग्रेजुएट। ठीक है, ए इवेंट हमने लिया कि वो कॉलेज ग्रेजुएट है। तो ए बार क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने ए बार क्या होता है, किसी भी उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसका राइवल। अब यहाँ पे हमने कॉलेज ग्रेजुएट लिया है तो ए बार क्या हो जाएगा, इज़ नॉट अ कॉलेज ग्रेजुएट। ठीक है, तो ए और ए बार क्या होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं। ए हमने जिसको लिया, ए बार क्या होगा उसका अपोजिट होगा। ए हमने ग्रेजुएट लिया है तो ए बार क्या हो जाएगा नॉट ग्रेजुएट। ठीक है, बी इवेंट हमने ले लिया कि एम्प्लॉयज इन सेल, क्योंकि यहाँ पे तीन चीज़ें कह रहा है, एक तो ग्रेजुएशन की बात करी है, एक इसने सेल की बात करी है, और एक इसने डिड नॉट ग्रेजुएट मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं करी उसकी बात करी है। ठीक है, तो तीन चीज़ें हमने ली यहाँ पे, ए बार और बी। ए हमने लिया कॉलेज ग्रेजुएट्स, ए बार हमने लिया इज़ नॉट अ ग्रेजुएट, एंड बी हमने इवेंट ले लिया एंड एम्प्लॉयज़ इन सेल्स। तो अब हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ भी तीनों की निकालनी है। प्रोबेबिलिटीज़ जब हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 60%, ग्रेजुएट में कितने हैं 60%, तो फर्स्ट लाइन में दे रखा है 60% ऑफ द एम्प्लॉयड, 60/100 हो गया 0.6।
ठीक है। बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी एम्प्लॉयज इन सेल, ठीक है, सेल की कितनी है 10%, 10% आर इन सेल, कौन से, जो ग्रेजुएट है, ऑफ दीज 10% आर इन सेल, इन 60% में से 10% सेल में है, ठीक है। तो ये हमारे पास 10% हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि ऑफ द एम्प्लॉयज हु डिड नॉट ग्रेजुएट 80% आर इन सेल, मतलब ग्रेजुएट नहीं है लेकिन सेल में है। तो ग्रेजुएट नहीं है, ये हमें कंडीशन दे दी गई। अब यहाँ पे कंडीशनल यूज हुआ कि ग्रेजुएट नहीं है लेकिन फिर भी सेल में है, मतलब इवेंट बी हैज़ हैपन्ड देन ए की प्रोबेबिलिटी 80% है। मतलब अब ग्रेजुएट नहीं है, हमने किससे डिनोट किया उसको, ए बार से, कि ग्रेजुएट नहीं है। तो ए बार पीछे आ गया क्योंकि ए बार हमने गिवन दे दिया गया, कंडीशन दे दी गई कि जो ग्रेजुएट नहीं है लेकिन फिर भी सेल में है, तो सेल वाली पॉसिबिलिटी कौन सी है, बी। तो बी गिवन ए बार, मतलब ए बार हमारे पास अक्कर कर चुका है कि वो ग्रेजुएट नहीं है लेकिन सेल में आ रहा है, ठीक है। तो सेल वाली सेल में एम्प्लॉय लगा हुआ है लेकिन ग्रेजुएट नहीं है, तो बी गिवन ए बार हो जाएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी हमारे पास, उसकी प्रोबेबिलिटी 80%, ये कह रहा है कि 80% आर इन सेल्स हु आर नॉट ग्रेजुएट्स, तो 0.80 हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है इसमें कि कोई भी पर्सन सिलेक्ट किया वो सेल में है या नहीं, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है हमें। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अब देख लें, यहाँ पे गिवन दे दी गई है, मतलब ये चीज़ हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, ठीक है। अब वो सेल में कब होगा, या तो वो ग्रेजुएट हो तब सेल में हो, या तो वो ग्रेजुएट ना हो और फिर भी सेल में हो, है ना। ग्रेजुएशन, क्योंकि ग्रेजुएट और सेल में हो, या तो ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, कि ग्रेजुएट है फिर भी सेल में आ रहा है, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट हो गया कि ग्रेजुएशन वाला सेल में जा रहा है, तो ग्रेजुएशन भी करी हुई है और सेल में भी है, तो ये चीज़ हो गया। प्लस ग्रेजुएशन नहीं है लेकिन फिर भी सेल में है, तो ग्रेजुएशन नहीं है लेकिन फिर भी सेल में, तो ए बार इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए बार इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी। और अभी हमने रिमार्क्स में किया था कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमार्क्स में किया था हमने कि अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी को कोई पूछ ले कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, तो ए गिवन बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये चीज़ होती है हमारे पास, ठीक है। तो ए गिवन बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये वाला फॉर्मूला अब हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी का क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे बी गिवन ए क्यों किया, ए गिवन बी क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हुआ, ऐसे ग्रेजुएट्स जो सेल में हैं। अब हमें सेल की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो सेल वाला इवेंट हम पहले रखेंगे, क्योंकि सेल की इवेंट हमने सेल का हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सेल में है या नहीं, और हमें ए गिवन मिल रहा है क्योंकि हमें ये पता है कि वो ग्रेजुएट है, तो बी गिवन ए क्या हुआ कि ग्रेजुएट है लेकिन सेल में है, तो बी गिवन ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो पीछे आता है उसको ए से मतलब उसी को मल्टीप्लाई करते हैं, जो यहाँ पे ए आ रहा है इवेंट, तो ए से मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास ए गिवन बी की, इसलिए हमने यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी लिया है, ठीक है। ऐसे ही ए बार इंटरसेक्शन बी था, ए बार इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि ए बार हमें गिवन है, क्योंकि नॉट ग्रेजुएट है, ठीक है, नॉट ग्रेजुएट है लेकिन फिर भी सेल में है, तो इसलिए हमने बी गिवन ए बार लिया यहाँ पे, ठीक है। और जो पीछे लेते हैं उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ए बार से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारे पास। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या है 0.6 इंटू में बी गिवन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.1, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि ए प्लस ए बार, ये हमने लास्ट वीडियो में किया था, ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार निकालना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम कर सकते हैं, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब हम करेंगे तो 1 माइनस 0.60 हो जाएगा, इंटू में बी गिवन ए बार, बी गिवन ए बार हमें पता है 0.80, तो 0.80 हो जाएगा,
ठीक है, तो 0.80 हो जाएगा यहाँ पे। तो 0.80 हो गया, इसको सॉल्व आउट करोगे तो 0.38 आएगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि हम यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक हो जाएगी कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए है, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास कि 0.10 ये किसको कह रहा है, ऑफ दीज 10% आर इन सेल, मतलब ऐसे ग्रेजुएट्स जो कि सेल में हैं। तो ऐसे ग्रेजुएट्स मतलब ए इवेंट अकर हो चुका है और फिर हम बी को निकाल रहे हैं, तो ये बी गिवन ए आएगा। तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, बी गिवन ए इज इक्वल टू 0.10 है, तब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे बी होता तो हमें बी की निकालने की ज़रूरत ही क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे बी गिवन ए है ना कि बी, तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना। तो ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे, इसकी जगह पे बी गिवन ए है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं कि सुजैन टुक 2 टेस्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर पासिंग बोथ द टेस्ट इज 0.6। दोनों टेस्ट, उसने 2 टेस्ट दिए, दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर पासिंग द फर्स्ट टेस्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकेंड टेस्ट गिवन दैट शी हैज़ पास द फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या हो गया कि 2 टेस्ट उसने दिए, दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, पहले वाले में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है। अब ये पूछता है कि अगर वो फर्स्ट में पास हो चुकी है तो सेकंड में पास होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यहाँ पे इवेंट ए जो है वो अकर कर चुका है, तब बी आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमको। तो यहाँ पे ए और बी हमने क्लियर किया। सबसे पहले ए इवेंट ले लिया कि फर्स्ट टेस्ट में वो पास हुई है, बी इवेंट हमने ले लिया कि वो सेकेंड टेस्ट में पास हो गई है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया यहाँ पे 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया हमारे पास। फिर ये कहता है कि फर्स्ट टेस्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज इक्वल टू 0.8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है कि अगर वो फर्स्ट में पास हो गई है, मतलब ए इवेंट अकर हो चुका है, तो बी आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बी गिवन ए हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बी गिवन ए फाइंड आउट करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो लास्ट में होता है वो इधर आता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। हमें फॉर्मूला पता है, हमने वैल्यूज़ डाल देनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की कितनी है 0.6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की क्या है 0.8, तो इनको डिवाइड देंगे 0.75 आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। अगर उसने फर्स्ट टेस्ट पास किया है तो वो सेकंड में भी पास हो जाए, वो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.75। So this was the video. Thank you for watching this, and I'll be there with my next video very soon. Till then, stay home, stay safe, and Radhe Radhe.